जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये देख रहे थे कि इस सेकंड चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट की बात करेंगे कि कास्ट को कैसे-कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो पूरी की पूरी कास्ट अकाउंटिंग सॉरी, मुझे भी अलाउ कर दे रिकॉर्डिंग ना, मुझे अलाउ कर दे तभी कर। आपको क्या अलाउ करूँ मैं? मुझे रिकॉर्डिंग अलाउ कर अच्छा, डिपार्टमेंट में जाके वहाँ से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ऐसी कोई ऑप्शन आ नहीं रही है अबूबकर आपके नाम के ऊपर। चैट आ रहा है, आस्क टू स्टार्ट वीडियो, मेक होस्ट, रीनेम, पुट इन वेटिंग रूम, रिमूव और रिपोर्ट। एक टाइम में मेरा ख्याल है इसमें जो है एक ही बंदा रिकॉर्डिंग कर सकता है। नहीं नहीं सर, मोर में क्लिक करेंगे उस पर आएगा अलाउ रिकॉर्डिंग। मोर में ही, अच्छा ठीक है। मोर के अंदर क्या है? पावर स्टॉप, डिसेबल पार्टिसिपेंट, शो नेम, एनोटेशन, हाइड फ्लोटिंग मीटिंग, शेयर कंप्यूटर साउंड। मोर में किस ऑप्शन के अंदर है? यहाँ तो डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन लिखा हुआ है। पता नहीं सर, नॉर्मली तो ऐसे ही होती है नहीं पर। अबू बकर, आप मोर में तभी आती है जब आप होस्ट हों। चलो सर ठीक है, तो दोस्तों चले, हम ये बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट की। इसमें जो बुक के अंदर है ये 4 तरह की उसने कास्ट की क्लासिफिकेशन बताई है। मैं दूसरी बुक जो है सुहेल अफजल, उसमें से भी ये चैप्टर 2 आपको स्कैन करके दोबारा शेयर करूंगा। उसमें ये सारी कास्ट की कंसेप्ट वन बाय वन करके भी डिस्कस की है, जिससे ये प्रोडक्ट कास्ट है। इसमें जो पहला कंसेप्ट हम देखेंगे वो प्राइम कास्ट है, फिर कन्वर्जन कास्ट है, कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ये प्रोडक्ट कास्ट, ये सेकंड चैप्टर बेसिकली इसी प्रोडक्ट की कास्ट की एक्यूमुलेशन के बारे में है। इसको हम आगे देखते हैं। वॉल्यूम प्रोडक्शन के साथ भी हमने देखा कि कास्ट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब वक्त होस्ट फिर ट्रांसफर करना, मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्टिविटी हो गई। जी, हम ये कास्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सॉरी, मेरा आज इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। हम प्रोडक्ट कास्ट की इस चैप्टर में बात करेंगे। वॉल्यूम प्रोडक्शन के हिसाब से भी मैंने आपको बताया कि हमारा कास्ट का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट और सेमी वेरिएबल कास्ट है। फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कास्ट चेंज हो जाती है। जैसे कि हमने जॉब ऑर्डर कास्टिंग शीट में और प्रोसेस ऑर्डर कास्टिंग शीट में देखा कि जॉब जो कास्ट का एक्यूमुलेशन प्रोसेस है वो टोटली चेंज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है काउंटिंग पीरियड का, जिसको हम पीरियड कॉस्ट क्लासीफाई करते हैं। बहुत सारी कास्ट ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट के बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन और अदर पर्पसेस के लिए यूटिलाइज होती हैं। तो ऐसी कास्ट को हम अकाउंटिंग पीरियड की कास्ट में क्लासीफाई करते हैं। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अगर पेपर ऑनलाइन हुआ तो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट जा सकते हैं, तो आप इन प्रोसेस को देखा जाएगा। ठीक है, ये आगे उसने मुख्तलिफ किस्म की हमें बताइए कास्ट इन रिलेशन टू अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की रिलेशनशिप के हिसाब से कास्ट को क्या किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग कास्ट एंड एक्सपेंसेस में बीइंग बी रिलेटिंग टू कास्ट टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की ऑपरेशन से जो रेलिवेंट जो भी कास्ट एंड एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेशन के रेलिवेंट, उसको हम प्रोडक्ट कास्ट में लेके जाएंगे। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न टोटल ऑपरेटिंग कास्ट कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कास्ट एंड कमर्शियल एक्सपेंसेस। ये 2 तरह की कास्ट को कहता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखें तो आपको इनकर पढ़नी पड़ती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में क्या-क्या होता है? ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट की हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ऑफन कॉल्ड प्रोडक्शन कास्ट और फैक्ट्री कास्ट इज द सम ऑफ 3 कास्ट एलिमेंट्स। ये 3 कास्ट एलिमेंट्स का सम होते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट की जब हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट प्रोडक्शन, यानी कि ये प्रोडक्शन के रेलेवेंट है, तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की कास्ट होती है। तो प्रोडक्शन कास्ट जो है वो क्या कहता है, नॉर्मली जो 3 एलिमेंट्स होते हैं उनका समेशन होता है। सबसे पहला इसमें एलिमेंट है डायरेक्ट मटेरियल्स, सेकंड एलिमेंट है डायरेक्ट लेबर और थर्ड एलिमेंट आपका है, ये इसे कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड।
यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट की जब आप बात करें तो आपकी 3 तरह की कास्ट इसमें इन्वॉल्व होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और थर्ड इसका है आपका फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये 3 जो मेजर कॉस्ट हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का हिस्सा होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर मे बी कंबाइंड इनटू एंड अदर क्लासिफिकेशन। वो कहता है कॉल्ड प्राइम कास्ट। आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज प्राइम कास्ट, तो उसने बताया डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर में बी कंबाइंड इनटू अदर क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर का जो आपका समेशन होता है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड मे बी कंबाइंड इनटू क्लासिफिकेशन कॉल्ड कन्वर्जन कास्ट। तो जब डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को किसी चीज़ पे अप्लाई किया जाता है तो वो किसी भी एक्चुअल प्रोडक्ट को उसकी शेप में लाने के लिए होता है। तो इस कास्ट को हम क्या कहेंगे? कन्वर्जन कास्ट। तो यहाँ तक अभी हमें समझ आया कि ये जो कास्ट का भी हम आज इस चैप्टर में सेकंड में टोटल प्रोडक्ट कास्ट के रेलेवेंट डिस्कशन करेंगे। और प्रोडक्ट कास्ट में हमारी सबसे पहली कास्ट आती है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 3 चीज़ों का समेशन है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम मिलाएं तो वो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अच्छा, इन 3 चीज़ों में भी उसने बताया कि अगर हम डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को इकट्ठा कर दें तो ये हमारी प्राइम कास्ट होती है। और अगर डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच इन फैक्ट्री ओवरहेड इन 2 चीज़ों को कंबाइन करें तो इस चीज़ को हम कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, एमसीक्यू बेस आ सकते हैं या माइट भी। मैं आपको सिर्फ छोटी छोटी कुछ कास्ट बता दूं और आपको ये बताना हो कि इसमें प्राइम कास्ट क्या है और कन्वर्जन कास्ट क्या है। ये भी अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो इस किस्म की टेस्टिंग हो सकती है। डायरेक्ट मटेरियल्स हैं, ये वो तमाम इसमें उसने एक्सप्लेन किया होगा कि इन चीज़ों को हम डायरेक्ट मटेरियल में क्लासीफाई करेंगे। ऐसे मटेरियल्स जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं और उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी मैयरेबल है और वो बेसिक डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट का हिस्सा है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर क्लासीफाई हो जाते हैं। बाज़ हमारे कुछ मटेरियल ऐसे लग रहे होते हैं जो हम डायरेक्ट मटेरियल में जिन्हें क्लासीफाई नहीं करेंगे बल्कि उन्हें इनडायरेक्ट मटेरियल में क्लासीफाई करके फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ऐड करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल की क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है कि वो ये है कि ये मेजर प्रोडक्ट की जो है मैन्युफैक्चरिंग में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, इसके बगैर मेजर प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरा, इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नॉन होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी प्रोडक्ट पे थोड़ी लग गई या किसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा लग गई। अगर क्वांटिटी एग्जैक्टली नॉन नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट की डेफिनेशन में नहीं होगा। थर्डली ये है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है, किसी प्रोडक्ट की कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क, रिपेयर या उसकी करेक्शन करनी पड़ती है। तो ऐसे मटेरियल्स भी डायरेक्ट मटेरियल्स की डेफिनेशन में नहीं आते। डायरेक्ट मटेरियल्स ऐसे पार्ट होते हैं जिनका कंपलसरी रोल होता है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, और उसके अलावा ये ऐसा होता है कि वो एग्जैक्ट क्वांटिटी में नॉन होते हैं और उसकी बगैर कंप्लीशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। इसी तरह डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर इज एक्सपेंडेड टू कन्वर्ट डायरेक्ट मटेरियल इनटू फिनिश गुड। कभी भी कोई भी ऐसी आप चीज़ नहीं देख सकेंगे कि रॉ मटेरियल ऑटोमेटिकली या किसी भी सेल्फ डिज़ाइन तरीके से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हमेशा उसके ऊपर लेबर या कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसी लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, उसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर की डेफिनेशन भी ये है कि ये डायरेक्ट, इसके बगैर भी प्रोडक्ट की कंप्लीशन मुमकिन नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड, थर्ड चीज़ हमारे पास आ गई फैक्ट्री ओवरहेड। हम देखते हैं कि हम एक प्रोडक्ट को अगर बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में मटेरियल भी इन्वॉल्व हो जाता है, उसके अंदर लेबर भी इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन बहुत सारे एक्सपेंसेस अभी भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो बच जाते हैं, जिनको हमने अभी प्रोडक्ट की कास्ट का हिस्सा नहीं बनाया। वो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। जैसे कि आप उस एक हॉल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो उस हॉल में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, उस हॉल उसके हॉल के अंदर जो है आप बहुत सारे दीगर फंक्शन उसकी क्लीनिंग के ऊपर, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर जो सैलरीज या लोगों को पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपकी क्या कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। आपकी मशीनरी वगैरह आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उसकी डेप्रिसिएशन है, उसकी रिपेयर है, उसकी लुब्रिकेशन ऑयल वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें जो ऊपर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में क्लासीफाई नहीं हुई, हम उसको फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्लासीफाई करेंगे। मैंने फिर आपको ये भी बताया कि ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो मटेरियल जो है वो डायरेक्टली हमें पता है कि ये प्रोडक्ट का हिस्सा है, उसके अलावा ये एग्जैक्टली नोन है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हो रहे होते हैं
जिनका ये क्लासीफाई करना कि किस प्रोडक्ट पे ये वाला मटेरियल कितना अप्लाई होगा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम इनडायरेक्ट मटेरियल्स कहते हैं। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। आप इसकी डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स needed for the completion of a product, but the consumption of it which is so minimal are so complex that treating them as direct material is futile. ठीक है। Factory supplies a form of indirect material consists of such items as lubricant oil, grease, cleaning rags and brushes needed to maintain the working area and machinery is the usable and safe condition. उसने बताया कि ये ऐसे मटेरियल्स हैं मतलब जिनकी अगर हम प्रोडक्ट पे एलोकेशन करने जाएं तो वो कम्प्लेक्स हो जाएगा और ये मिनिमल कास्ट होती है, बहुत थोड़ी कास्ट के होते हैं। अगर हम इसी एक्सरसाइज में पढ़ जाएं कि ये किस प्रोडक्ट पे कितना यूटिलाइज हुआ तो ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। तो आप इसको डेफिनेशन को फिर दोबारा देख सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोडक्ट बट द कंजम्पशन ऑफ विच इज सो मिनिमल मिनिमल, एक तो बहुत कम है एंड फॉर सो कम्प्लेक्स दैट ट्रीटिंग दैम एज डायरेक्ट मटेरियल इज फुटल, कि उनको डायरेक्ट मटेरियल की पार्ट यानी कि स्पेसिफिक एलोकेशन करने में अगर हम लग जाए तो वो ज्यादा कॉस्ट एक्सपेंसिव होगा। तो ये एक्सरसाइज एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर की बात कर देते हैं। ये भी आपको मैंने बताया था कि ये भी इसमें ये डायरेक्ट नहीं लिखा, जैसे आपने अभी कहा कि ये एफओएच का पार्ट है, ये इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। जी बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि ये कहीं नहीं इसके अंदर लिखा हुआ। ये है ऊपर आप देख रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ही इज एक्सप्लेनिंग द विच आर द पार्ट्स दैट आर बीइंग कवर्ड इन फैक्ट्री ओवरहेड्स, कि कौन सी चीजें हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर कवर होंगी। आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर फैक्ट्री बर्डन। ये इनके मल्टीपल नाम है। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फैक्ट्री बर्डन तो आपको पता होना चाहिए ये एफओएच की ही इनडायरेक्ट दूसरी नाम है। ठीक है। ये भी है, यहाँ से थोड़ी सी मे बी डिफाइंड एज द कास्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। आप दूसरी तरह ये भी कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल की कास्ट है, इनडायरेक्ट लेबर की कास्ट है एंड ऑल अदर मैन्युफैक्चरिंग और अदर मैन्युफैक्चरिंग कास्ट दैट कैन नॉट बी चार्ज डायरेक्टली टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। हर वो कास्ट जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को चार्ज नहीं की जा सकती ये भी इसके अंदर शामिल है। उसने डेफिनेशन में फैक्ट्री ओवरहेड की डेफिनेशन या उसको एक्सप्लेनेशन में ये बता दिया कि ये तीन चीजों पे फैक्ट्री ओवरहेड कंप्राइज है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर and other manufacturing expenses are cost that cannot be charged directly to the specific product। तो ये सब चीजें उनसे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बताया ना। तो अब थोड़ा सा क्लियर हो गया कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही ये आएंगी इनडायरेक्ट मटेरियल्स और इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स के पार्ट में उसने बता दिया कि दीज आर बोथ आर द पार्ट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक हो गया जी सर। जी। अब ये उसने कुछ अदर कमर्शियल एक्सपेंसेस की बात की है। हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या करेंगे, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने का तरीका देखेंगे। फिर हम उसके बाद ये तरीका देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है और बैलेंस शीट कैसे बनती है। ठीक है। कास्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ऊपर वाले जितने तीन हेड्स थे वो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का हिस्सा थे। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। इसके अलावा जो हमारे पास अब कुछ कास्ट और भी हैं, एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, वो कमर्शियल एक्सपेंसेस हैं। कमर्शियल एक्सपेंसेस में नॉर्मली मार्केटिंग के एक्सपेंसेस होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। कमर्शियल एक्सपेंसेस फॉल इनटू टू लार्ज क्लासिफिकेशन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग एक्सपेंसेस। पहली उसकी कमर्शियल एक्सपेंसेस की कैटेगरी मार्केटिंग एक्सपेंसेस कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग एक्सपेंसेस कह सकते हैं। दूसरी कैटेगरी एडमिनिस्ट्रेटिव, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो जो आपकी मैनेजमेंट के हैं ओवरऑल, जैसे आप एचआर का पूरा फंक्शन है, आपका पूरा मैनेजमेंट का फंक्शन है, वो सारा इसके अंदर कवर हो जाता है। फिर इसी तरह इन दोनों कास्ट को भी थोड़ा थोड़ा उसने ब्रीफली एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है। ये उसने एक थोड़ा सा इस पेज पे एक हमें डायरेक्ट मटेरियल्स का बताया, डायरेक्ट लेबर्स का बताया। इन दोनों को डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को काम करें तो प्राइम कास्ट हमारी बन जाती है। यहाँ फिर इसके अलावा हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर इनडायरेक्ट कास्ट है। इन तीन चीज़ों को हम मिलाएं तो ये हमारे पास ये फैक्ट्री ओवरहेड बन जाता है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर को मिलाएं तो प्राइम कास्ट आ जाती है। प्राइम कास्ट में ये सारी इनडायरेक्ट कास्ट को ऐड करें यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड को कास्ट करें तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के अलावा ये हमारे उसने कुछ अदर ये इनकी खैर एग्जांपल उसने बताई हैं कि इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या है, फैक्ट्री सप्लाईज, लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं। इनडायरेक्ट लेबर में सुपरविजन, सुपरिटेंडेंस, इंस्पेक्शन, सैलरीज ऑफ फैक्ट्री क्लर्क, डिफेंसिव, यानी कि इसकी कैटेगरीज कुछ बताई हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस कैसे होंगे।
और अदर इनडायरेक्ट कास्ट में रेंट आ गया, इंश्योरेंस, फायर एंड लायबिलिटी, प्रॉपर्टी टैक्स, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सारी चीजें इनडायरेक्ट लेबर है। इन तीनों चीजों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्यूमुलेटली टर्म हमारे सामने आएगी फैक्ट्री ओवरहेड। इस डायग्राम से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे जहन में एक चीज क्लियर हो गई। मैं आपको मल्टीपल टाइप की कास्ट दे सकता हूँ और आपको बताऊंगा सबसे पहले आप फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करें, एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, फिर मैं आपको कहूँ प्राइम कास्ट के कैलकुलेट करें, और फिर जब आप इन तीनों को मिलाएं तो आपके सामने, सॉरी ये बहुत ज्यादा नीचे लगा, आपके सामने जब ये तीनों कास्ट, कौन कौन सी कास्ट, सॉरी, प्राइम कास्ट जिसमें डायरेक्ट मटेरियल टैक्स लेबर है प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, जब हम इन तीन कास्ट को क्यूमुलेट करेंगे तो इनका जो टोटल आएगा वो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, हम जब मार्केटिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कि इन कमर्शियल एक्सपेंसेस को भी काउंट फॉर कर लेंगे तो तब हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगी उस पीरियड की कि जिस पीरियड की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जब इसको हम सेल के अगेंस्ट चार्ज करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, वो हम आगे देखते हैं वो कैसे आता है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस की भी कुछ उसने कैटेगरीज बताई हैं कि इनमें क्या क्या चीजें कवर हो सकती हैं। सेल स्टाफ सैलरीज हैं, कमीशन टू सेल स्टाफ है, एम्प्लॉय पेरोल टैक्सेस है, एडवर्टाइजमेंट है, सैंपल्स है, एंटरटेनमेंट है, ट्रैवल एक्सपेंसेस है, यानी ये मुख्तलिफ किस्म की उसने कास्ट हैं। ये वो तमाम कास्ट हैं जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग अदारे के अंदर हो इनकर की जा सकती हैं। सबसे पहले उसने इन दोनों कास्ट को क्या किया, यहाँ आप देख रहे हैं इन दोनों का टोटल, यानी कि ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का प्लस कमर्शियल कास्ट का टोटल जो है वो नीचे हमारे पास टोटल जो है ऑपरेशन कास्ट के सामने आ गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि टोटल ऑपरेशन कास्ट क्या है, ये जब मैं पेपर फाइनल से पहले अगर एमसीक्यू हुआ या जैसे भी हुआ जब मैं बना लूंगा तो फिर मैं आपको एक ओवरऑल फिर ब्रीफ दूंगा कि पेपर में क्या क्या चीजें हैं और आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना है। ठीक है, टोटल ऑपरेशन कास्ट की अगर बात करें, टोटल ऑपरेशन कास्ट इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कास्ट प्लस कमर्शियल कास्ट। ठीक है, आप इक्वेशन बना सकते हैं, टोटल ऑपरेटिंग कास्ट इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कास्ट प्लस कमर्शियल कास्ट। आपको मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के भी हिस्से पता चलेंगे कि उसके तीन हिस्से हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। फिर कमर्शियल एक्सपेंसेस का भी आपको पता लग गया, उसके मेजरली दो एरियाज हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये आपने इन चीजों को जो है थोड़ा सा डिटेल में देख लेना है क्योंकि एमसीक्यू बेस में ये चीजें ज्यादा टेस्ट की जा सकती है। अब उसे एक और हम अभी आपने वो जो क्वेश्चन थी बोली है वो क्या थी? आप इस पूरे पिछले टेबल को देखें ना तो थोड़ा सा ऊपर जाना है। पहले हमारे पास ये था प्राइम कास्ट, फैक्ट्री ओवर कास्ट, हेड कास्ट, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास जो आती है वो है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, यानी ये एक सेगमेंट है जिसमें ऊपर वाली तीन कास्ट कवर हो गई। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट प्लस ये कमर्शियल कास्ट, जो कमर्शियल एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट प्लस कमर्शियल एक्सपेंसेस, ये दो चीज़ों को हम अगर टोटली जमा करें तो हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग कास्ट आ जाती है। ठीक है, ये जो आपके सामने बुक है यही मैड यूजरे का जो भी वॉल्यूम मैंने आपको बताया था ये उसकी का चैप्टर है जिसे मैंने स्कैन करके अपनी आसानी के लिए इसे डिस्प्ले पे आपके सामने लिया हुआ है, अदरवाइज मुझे ये राइट करना होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कास्ट इन रिलेशन टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मैंने कहा कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ती है, तो उसके हिसाब से भी कास्ट का बिहेवियर या नेचर चेंज हो जाती है। ये भी कोई इतनी डिफिकल्ट एरिया नहीं, जस्ट आपको कास्ट के कुछ बिहेवियर समझा रहा हूँ कि इसको मुख्तलिफ तरीके से लिया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वेरिएबल कास्ट। ठीक है, वेरिएबल कास्ट क्या होती है कि ये जनरली हमारी प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है जब वो बढ़ता है तो ये वेरिएबल कास्ट भी उसके साथ साथ इंक्रीज होती है। वेरिएबल कास्ट इन जनरल, वेरिएबल कास्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ टोटल अमाउंट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू दी वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम ये वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेरिएबल कास्ट बढ़ेगी, वॉल्यूम कम है तो वेरिएबल कास्ट कम होगी। रिलेटिवली कांस्टेंट कास्ट पर यूनिट एज वॉल्यूम चेंजेस, ये इसका रिलेटिव विद इन रेलेवेंट रेंज, ऐसा होता है कि जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आपका वेरिएबल कास्ट भी बढ़ जाता है। तो वेरिएबल कास्ट पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अप्रोक्सीमेटली कहता है कि इसमें पर यूनिट कास्ट, जैसे कि हमें ये पता है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें डायरेक्ट मटेरियल और लेबर लगानी है, तो वो तकरीबन हर यूनिट पे एक जैसी एक प्रपोर्शन के साथ एक ही रेशो के साथ अप्लाई कर रही होती है। तो वेरिएबल कास्ट क्या है, रिलेटिवली कांस्टेंट पर यूनिट, यानी बिहेवियर वेरिएबल कास्ट जो है वो एक यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
और फिर आप नया यूनिट बनाएं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर तीसरा नया यूनिट बनाएं, तो ये पर यूनिट इसकी जो वेरिएबल कास्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम एक खास वॉल्यूम की हद तक सेम रहती है। तो ये दो इसकी इसने मेजर करेक्टरिस्टिक रही है। थर्ड, असाइनेबल विद रीजनेबल ईज एंड एक्यूरेसी टू ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तीसरा इसका ये है, चूंकि वेरिएबल कास्ट आपने ये देखा वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दो ही तरह की कास्ट है, तीसरी फैक्ट्री ओवर भी वेरिएबल कास्ट में आ जाती है एक हद तक। तो ये सारी जो है ये रीजनेबल एक्यूरेसी से मैयर की जा सकती है। वेरिएबल कास्ट की बात करें, हमें पता है कि हम 1 लाख यूनिट बनाएंगे और 1 लाख यूनिट के ऊपर 10 रुपए पर यूनिट हमारी वेरिएबल कास्ट आती है, तो हमें पता है कि साल में हमारी 10 लाख वेरिएबल कास्ट होगी। तो इसमें एक्यूरेसी से मेजरमेंट भी हो जाती है। थर्ड इसका है। फोर्थ ये है कंट्रोलेबल बाय स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हेड। जब आपको पता है कि हर यूनिट के ऊपर 10 रुपए लगने हैं, तो फिर आपका कोई नीचे से जो प्रोडक्शन वाले हैं या लेबर में काम करने वाले हैं वो आपको डिसीव नहीं कर सकते, सर नहीं इस ये जो कल यूनिट बनाए थे इन पे 10 रुपए कास्ट लगी है, आज का जो यूनिट बनाए इन पे 15 रुपए कास्ट इंकर हुई है। नहीं, क्योंकि ये चूंकि वेरिएबल होती हैं, पर यूनिट ये रेट कांस्टेंट रहता है, तो फिर ये कंट्रोल स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हेड के लिए इनका कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि पर यूनिट ये कांस्टेंट रहती है, आपके पास एक एग्जैक्ट इनकी अमाउंट और कैलकुलेशन होती है, तो इसलिए ये कंट्रोलिंग में भी आपको हेल्प करती है। ये कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब ये जेनेरिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये वेरिएबल कास्ट क्या होती है, ये ऐसी कास्ट होती है जो इन रिलेशन टू वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेरिएबल कास्ट बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा तो वेरिएबल कास्ट कम होगी। तो ये मैंने सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया उसमें बातों बातों में ही आपको ये कास्ट के कुछ बिहेवियर समझाए भी थे। आज आप बुक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्हें वन बाय वन करके देख भी सकते हैं।